नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार धोटे है और मैं मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल के वास्तुकला विभाग में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स तथा बिल्डिंग बायलॉज का अध्ययन। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, जब कभी हमें कोई नई बिल्डिंग बनानी होती है या कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लाना होता है तो इसमें नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और बिल्डिंग बायलॉज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स तथा बिल्डिंग बायलॉज में क्या अंतर है तथा इनकी भवन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में क्या उपयोगिता है। मॉड्यूल 1 में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बिल्डिंग बायलॉज का निर्धारण कैसे किया जा सकता है, बिल्डिंग बायलॉज क्यों बनाए जाते हैं एवं इनका उद्देश्य क्या है। मॉड्यूल 2 में हम स्टैंडर्ड्स को समझने का प्रयास करेंगे, पुनः स्टैंडर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, क्यों इनकी बिल्डिंग में क्या उपयोगिता है, तथा मॉड्यूल 3 जो होगा हमारा उसमें हम नॉर्म्स की बात करेंगे कि नॉर्म्स क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनका उपयोग बिल्डिंग्स के अंदर कहाँ पर किस प्रकार से किया जाता है। और तीनों मॉड्यूल्स के बाद में अंत में हम एक उदाहरण के माध्यम से इन तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो पहला मॉड्यूल है इन तीनों में से वो है बिल्डिंग बायलॉज या भवन के नियम। तो जो बिल्डिंग बायलॉज है वो सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अलग अलग तरीके के दिशा निर्देशों का एक समूह है। अलग अलग तरीके के दिशा निर्देश, जैसे कि भवन निर्माण के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो बिल्डिंग डिज़ाइन कैसे होगी, इसका रखरखाव कैसे होगा, या बिल्डिंग के अंदर किस प्रकार की सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आदि सुनिश्चित करने के लिए बिल्डिंग बायलॉज बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो शहर का विकास हो रहा है, जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो वो सुचारू रूप से हो, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, इसके लिए हम बिल्डिंग बायलॉज बनाते हैं। तो जनरली जो बिल्डिंग बायलॉज बनाते हैं वो लोकल बॉडीज बनाती हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में नगर निगम होगा या नगर पालिका होगी या मेट्रोपॉलिटन रीजन होगा। तो ये जो हैं अपने बिल्डिंग बायलॉज को बनाएंगे और उनको लागू करने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बिल्डिंग बायलॉज के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो पहला हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग बायलॉज। तो बिल्डिंग बायलॉज के द्वारा हम ये निर्धारित करते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लॉट के ऊपर कितना ग्राउंड कवरेज होगा, कितने हाइट तक हम बिल्डिंग को लेके जा सकते हैं, उस भवन का आकार कैसे होगा, अर्थात उसके आसपास कितना मार्जिनल ओपन स्पेस हमको छोड़ना पड़ेगा, तथा इस भवन की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें जानने हेतु ये भवन उपनियम बनाए गए हैं। दूसरा जो इसके स्कोप हैं, मान लीजिए कोई ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, कोई फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है, कोई किसी के प्राइवेट मकान का प्रोजेक्ट है या कोई किसी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है। तो चूंकि इन सब बिल्डिंग्स का फंक्शन अलग अलग है तो बिल्डिंग बायलॉज हमें बताते हैं कि इसका स्कोप क्या होगा। जैसे कि मिनिमम प्लॉट साइज, इन अलग अलग तरीके के जो भवन मैंने बताया उनके लिए मिनिमम प्लॉट साइजेस क्या होंगे, या भवन के उपयोग के आधार पर ही इनके आसपास हमको कितनी स्पेस छोड़नी होगी, या पास में मान लीजिए कोई हवाई अड्डा है या कोई दूसरा इस तरीके का लैंड यूज़ है जहाँ पर हम बिल्डिंग की हाइट एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर नहीं रख सकते। तो ये सारी चीज़ें बिल्डिंग बायलॉज कवर करता है। साथ ही साथ में एक बिल्डिंग के अंदर पार्किंग के किस तरीके के प्रावधान होने चाहिए तथा फायर सेफ्टी के क्या प्रावधान होने चाहिए, ये सारी चीज़ें भी बिल्डिंग बायलॉज के स्कोप में आती हैं। अब हम बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क की। तो जैसा मैंने पूर्व में कहा कि जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, लोकल बॉडीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज। तो कानूनी रूप से ये बाध्यकारी है कि जो स्थानीय निकाय हैं वो बिल्डिंग बायलॉज का पालन करवाना तथा करना, ये तो जो सारी नगर निगम हो गई या विकास प्राधिकरण हो गया या अन्य शहरों में कई बार अलग अलग एजेंसीज को ये काम दिया जाता है, पर मुख्यतः ये कार्य या तो नगर निगम, नगर पालिका या कोई अन्य अर्बन लोकल बॉडी या डेवलपमेंट अथॉरिटीज करती हैं। बिल्डिंग बायलॉज को बनाने के पीछे एक कारण ये भी है कि अलग अलग जगह की सोशियो कल्चरल जो कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। जैसे एक स्कूल की जो प्राथमिकता है या एक अस्पताल की जो प्राथमिकता है, निश्चित रूप से वो एक इंडस्ट्री से भिन्न होगी। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए भी बिल्डिंग बायलॉज बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बिल्डिंग बायलॉज की इम्पोर्टेंस क्या है।
तो आप याद कीजिए जो 2002 में अर्थक्वेक आया था, जिसमें कई सारी नॉन इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स जिसको हम बोलते हैं, यानी वो बिल्डिंग्स जिनको इंजीनियरिंग करके या प्रॉपर डिज़ाइन करके नहीं बना गया, उनमें नुकसान ज़्यादा था। तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करना भी बिल्डिंग बायलॉज का एक कार्य है। तो सिस्मिक जोन के हिसाब से कि किस सिस्मिक जोन में कौन से बिल्डिंग बायलॉज एप्लीकेबल होंगे, फायर सेफ्टी के हिसाब से, ये इम्पोर्टेंस है बिल्डिंग बायलॉज की कि उस पर्टिकुलर जगह के कॉन्टेक्स्ट में क्या बायलॉज होने चाहिए, ये निर्धारित करते हैं कि उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी, फायर सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। दूसरा, जो बिल्डिंग बायलॉज होते हैं कई बार अलग अलग एजेंसी, जैसे हमारे संदर्भ में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है जो लेआउट का अप्रूवल देती है या विकास योजनाओं को बनाती है, उन विकास योजना को सुचारू रूप से संचालन हो रहा है कि नहीं, ये इंश्योर करने के लिए हमको बिल्डिंग बायलॉज की मदद लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से जैसे आजकल ग्रीन बिल्डिंग्स बनने लगी हैं और कई बार ये कंपलसरी हो गया है हमारे लिए कि हम एक पर्टिकुलर स्केल से ऊपर की बिल्डिंग है तो वो ग्रीन बिल्डिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से कई सारी एजेंसीज हैं जो बिल्डिंग निर्माण में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जुड़ी हुई होती हैं और इन सब को जोड़ना भी बिल्डिंग बायलॉज का ही काम है। कई सारे नियम होते हैं, कई सारे परिवर्तन होते हैं नियमों में समय के साथ। जैसे एक समय पर वाटर हार्वेस्टिंग वाज नॉट कंपलसरी, लेकिन आज की तारीख में वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी हो गई है। तो बिल्डिंग बायलॉज समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं या उनका नवीनीकरण होते रहता है या उनमें संशोधन होते रहता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। और जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जोनिंग के लिए, अलग अलग भूमि उपयोग के लिए, जैसे रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इन सब के लिए अलग अलग बिल्डिंग बायलॉज होते हैं। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इन बिल्डिंग बायलॉज का निर्धारण कैसे किया जाता है, किस आधार पर ये बिल्डिंग बायलॉज बनाए जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम है, विकास प्राधिकरण अधिनियम है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट है, एनवायरनमेंट के अलग अलग एक्ट्स हैं, फॉरेस्ट के अलग अलग एक्ट्स हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में जल से संबंधित या वाटर से संबंधित भी कई सारे एक्ट्स हमारे अंदर आएंगे। तो बिल्डिंग बायलॉज का निर्धारण करते समय ये इंश्योर किया जाता है कि जितने भी हमारे सारे एक्ट्स हैं और उसमें जो निहित प्रावधान है, उन प्रावधानों का सुचारू रूप से पालन हो। साथ ही साथ में कई कोड्स हैं हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो नेशनल बिल्डिंग कोड है। नेशनल बिल्डिंग कोड में बिल्डिंग से रिलेटेड कई सारी जानकारियां दी गई है और उनको पालन करना, ये बिल्डिंग बायलॉज निर्धारित करते समय हम उनका समावेश करके सुनिश्चित करते हैं। तो बिल्डिंग बायलॉज को लागू करना तथा उनका अनुपालन करना, ये अर्बन लोकल बॉडीज या जो भी नगरीय निकाय हैं उनकी जिम्मेदारी है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो इस भवन में रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा, उनको एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना तथा शहर का या नगर का सुचारू विकास करना है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि भवन उपनियम निर्माण कार्य को सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी ढांचे में नियंत्रित करते हैं। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि मानक अथवा स्टैंडर्ड्स की क्या उपयोगिता है बिल्डिंग के संबंध में। तो जैसे मैंने कहा कि बिल्डिंग्स एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हमें इन तीनों ही की आवश्यकता होती है। तो बिल्डिंग बायलॉज को समझने के बाद में अब हम मानकों को समझने का प्रयास करते हैं। मानक दरअसल टेक्निकल एक्सपर्टाइज और क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर कई सारे दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और इसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो सुरक्षित हो, लंबे समय तक टिकने वाला हो तथा क्वालिटेटिवली अच्छी क्वालिटी लिए हुआ हो। जैसे उदाहरण के लिए एक किसी भी मकान में या किसी भी कमरे में रहने के लिए हमें एक मिनिमम हाइट चाहिए होती है। अब ये टेक्निकली फिजिबिलिटी के बाद में एज वेल एज एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बाद में एज वेल एज साइंटिफिक स्टडीज के बाद में ये तय हुआ कि रहने के लिए, किसी भी कमरे में रहने के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 2.7 मीटर हो सकती है या 3 मीटर हो सकती है। तो ये एक तरीके से ये एक मानक बन गया जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड में दिया गया है। इसी प्रकार से जैसे मिनिमम विड्थ क्या होनी चाहिए किसी कॉरिडोर की, या जब हम स्टेयरकेस के ऊपर चढ़ते हैं तो उसके राइजर ट्रेड के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, या हमारी बिल्डिंग यदि ग्रीन बिल्डिंग है या हम ऊर्जा बचाना चाहते हैं अपने बिल्डिंग के अंदर तो हमारे पास में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है। तो स्टैंडर्ड वो
टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं या क्वालिटी को एंश्योर करने के लिए वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि साइंटिफिकली डेटा पर आधारित हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा तय किए जाते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं कि हम सारे के सारे जो मानक हैं वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से ही लें, कई सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के दिए हुए स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम अपने यहाँ पर बिल्डिंग्स में एंश्योर करते हैं, प्रोजेक्ट्स में एंश्योर करते हैं। और ये हो सकता है कि ये हमारे लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी हो भी सकते हैं या कई बार वो वांछित हो सकते हैं। स्टैंडर्ड्स का इनमें मुख्य बिंदु क्या है, तो जैसे मैंने कहा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका बनाने का उद्देश्य क्या है। तो पुनः इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भवनों की सुरक्षा, ऊर्जा बचाना और साथ ही साथ में आजकल हम इंक्लूसिव प्लानिंग की बात करते हैं। हम ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जिसमें सभी लोगों का समावेश हो, तो दिव्यांग व्यक्ति भी प्रत्येक बिल्डिंग को यूज़ कर पाए, इसलिए हमने अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। तो इसका एक उद्देश्य ये हो गया इसको इंक्लूसिव बनाना और बिल्डिंग्स को या भवनों को सुरक्षित रूप रखना। दूसरा इसको स्कोप ऑफ वर्क क्या है, तो जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल लिया था नेशनल बिल्डिंग कोड का। नेशनल बिल्डिंग कोड हमारी हर तरीके की बिल्डिंग के ऊपर लागू होता है, लेकिन साथ ही साथ में कई बार जब हम ये देखते हैं कि ये भवन किस उपयोग में लाए जाने वाला है, जैसे मान लीजिए कोई एक मेडिकल कॉलेज बनना है या कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनना है, तो निश्चित रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज को या मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए कोई ना कोई हमारे यहाँ पर संस्थान है। जैसे हमारे पास AICT है जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस को संचालन को देखती है। तो AICT के अपने मानक हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने हेतु किस प्रकार के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। इसी प्रकार से NABS डिसाइड करती है कि मेडिकल के लिए हमारे यहाँ पर क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, बिल्डिंग्स में क्या क्या चीज़ें आवश्यक रूप से होनी चाहिए। दूसरा इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है, तो स्टैंडर्ड्स भी हमारे ऊपर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, परंतु कई बार लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से या स्थानीय प्राधिकारियों के हिसाब से, जैसे नगर निगम या विकास प्राधिकरण अपने हिसाब से इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करके इनके अंदर यदि कोई चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और इसमें भी डाइवर्सिटी है, जैसे मैंने कहा एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हमारे पास IGBC के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लीड, ग्राह, इस तरीके के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। NBC तो हमारे पास में स्टैंडर्ड के रूप में अवेलेबल है ही। इसी प्रकार से कई बार जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टैंडर्ड बिल्डिंग हमको यदि बनाना है तो उसके अपने अलग से स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग मानक हैं जिनको अलग अलग बिल्डिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्टेक्स्ट एंड इम्प्लीमेंटेबिलिटी। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि इन स्टैंडर्ड्स का निर्धारण कैसे होता है, किस बेसिस पे ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। तो पहला जो बेसिस है वो है हमारा सेफ्टी एज वेल एज हेल्दी एनवायरनमेंट, लोगों के स्वास्थ्य के साथ। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, आप लोगों को याद होगा पहले रूफिंग के लिए हम एक एस्बेस्टस शीट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में ये पाया गया कि जो एस्बेस्टस शीट है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो हमने उस बिल्डिंग मटेरियल को बैन कर दिया। या इसी प्रकार के किसी भी बिल्डिंग के अंदर पैरापेट हाइट होती है कि किसी भी बिल्डिंग में पैरापेट की हाइट मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए या 0.9 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि हम उनके जो रहवासी हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं। दूसरा इसका आधार है जो हमारे साइंटिफिक बेस्ड होते हैं या टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं उसके बेसिस पे। तो मैं बताना चाहूँगा फिर पुनः अपन वो अर्थक्वेक वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि जब अर्थक्वेक आया था 2002 का, उसके बाद में रिसर्च हुई एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एज वेल एज साइंटिफिक एविडेंसेस इट वाज डिसाइडेड कि हम 6 mm से नीचे का सरिया यूज़ नहीं करेंगे, और हमने 6 mm के सरिया को हटा करके अब जो मिनिमम बार की थिकनेस है दैट इज़ 8 mm। इसी तरीके से कॉलम के मिनिमम साइजेस हमने फिक्स कर दिए कि इस पर्टिकुलर साइज से छोटा कॉलम नहीं हो सकता, या एक कॉलम के अंदर मिनिमम कितने नंबर ऑफ बार्स का रेनफोर्समेंट होना चाहिए। तो दूसरा जो इसका आधार है वो हो गया हमारा साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड एंड अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में पहले बिल्डिंग्स के अंदर लिफ्ट्स नहीं लगती थी, एस्केलेटर्स नहीं लगते थे, एयर कंडीशन नहीं लगते थे, मगर जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकली भी प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं, अब हमारे पास में ग्रीन रेटिंग के AC आ गए हैं, तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके कह सकते हैं कि मिनिमम हमको इस रेटिंग का AC लगेगा, या हमारे बिल्डिंग में यदि लिफ्ट लग रही है तो उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस
क्या होंगे। दूसरा, स्टैंडर्ड्स का जो एक बेसिक आधार है वो है हमारा एक्सपीरियंस एज वेल एज बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी हमारे यहाँ पे चल रही हैं। जैसे इसमें फिर पुनः मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का एक बार उदाहरण देना चाहूँगा कि हमने कुछ लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें नए बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ में हमने प्रयोग किया है। या जब हम ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो BMPTC की गाइडलाइंस हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग समय पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए जाते हैं। कई बार स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से या आवश्यकताओं के हिसाब से भी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। जैसे जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वेदर कंडीशंस हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, या कई बार कल्चरल नीड्स के हिसाब से भी हमको अलग अलग जगह के जो वहाँ की प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस है उनको इनकॉर्पोरेट करके भी स्टैंडर्ड्स का निर्धारण किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ा जो बेसिस है हमारे पास स्टैंडर्ड्स बनाने का, पर्टिकुलरली जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एक बहुत बड़ा गाइड का काम करता है, या वो हमारे लिए एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसके अलावा हम कई बार कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से या पार्टिसिपेटरी अप्रोच यूज़ करके, जिसमें हम बिल्डिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो आर्किटेक्ट्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हों, ये लोग साथ में मिलकर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नए स्टैंडर्ड्स पर काम कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड्स को लागू करना तथा उनका अनुपालन करना अगेन अर्बन लोकल बॉडीज का काम है, या संबंधित संस्थाओं का काम है, या संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि मानक तकनीकी दिशा निर्देश हैं जो भवनों की सुरक्षा, गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करते हैं। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर। अब बिल्डिंग बायलॉज और स्टैंडर्ड्स को समझने के बाद में अपन नॉर्म्स को समझने का प्रयास करते हैं। नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स वो दिशा निर्देश हैं जो हमारे पॉलिसी पे बेस्ड होते हैं। यदि हमारी जैसे पॉलिसी है कि हमने कहा है कि हमारी सारी की सारी बिल्डिंग्स इंक्लूसिव होनी चाहिए। इंक्लूसिव होनी चाहिए यानी किसी भी प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो दिव्यांग हो, किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो, वो बिल्डिंग्स के अंदर इजीली आ सकता है, जिसको हम बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो इसके लिए अलग से नियम बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्म्स एक तरीके का मानदंड है जिसको सोसाइटी रेस्पेक्ट करती है, या कई बार हम कहते हैं कि सोशल नॉर्म्स है, यानी ये जो चीज़ है ये पब्लिकली एक्सेप्टेड है या लोगों द्वारा एक्सेप्ट की हुई है। उन सारी चीज़ों को हम नॉर्म्स की कैटेगरी में रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सपोज कीजिए हमको कहीं पर एक पोस्ट ऑफिस बनाना है, तो हमारे पास URDPFI की गाइडलाइंस है जो हमको ये नॉर्म्स बताती हैं कि 5000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 5000 से कम हो गई तो हम एक पोस्ट ऑफिस नहीं बना सकते, या इससे ज़्यादा की जनसंख्या है तो एक पोस्ट ऑफिस काम नहीं करेगा। ये एक उदाहरण है ये समझने के लिए कि ताकि हम एक रफ कैलकुलेशन कर सकें जिसके आधार पर हम अपनी सुविधाओं को बढ़ाया घटा सकते हैं। अब फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि इन मानदंडों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है स्ट्रक्चर्ड वे में सेफ डेवलपमेंट। आजकल हम सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें करते हैं, और हमारे सारे के सारी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे बायलॉज हो, चाहे मानदंड हो, चाहे स्टैंडर्ड्स हो, कहीं ना कहीं पर अपने आप को अलाइन करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में। दूसरा, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि नॉर्म्स है, पहले जो हमारी बेसिक फंडामेंटल नीड्स हैं उनके अंदर सुधार करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करने के लिए हमने नॉर्म्स को निर्धारित किया है। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि एक फैमिली का साइज जो है, हाउस होल्ड साइज जो है 5 सदस्यों का होना चाहिए, और 5 सदस्यों पे कम से कम एक टॉयलेट एक घर के अंदर होना चाहिए। तो ये हमने नॉर्म्स बना दिए। यदि इससे कम हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं पर निश्चित रूप से हम अपने जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, पर्यावरण बचाने के लिए, विकास के साथ साथ पर्यावरण के साथ एक संतुलन बनाने के लिए भी इन नॉर्म्स की आवश्यकता है। अब हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे नॉर्म्स तथा स्टैंडर्ड्स तथा बिल्डिंग बायलॉज, इन तीनों को हम भवन के संदर्भ में कैसे उपयोग करेंगे तथा इन तीनों में मूलभूत अंतर क्या है।
तो तीनों को जब हम देखेंगे तो जो नियम है या नॉर्म्स है वो मोस्टली गाइडलाइंस है जो हमको गाइड करती हैं कि हमको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, जबकि जो मानक है वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, यानी हम ऑलरेडी उसको साइंटिफिकली टेस्ट कर चुके हैं और अब हम उनको अडॉप्ट करना है। और जबकि जो बायलॉज हैं वो हमारे लीगल रूल है, यानी हमारे ऊपर बाइंडिंग है, हमको उनको बाध्य है, हमको उनका अनुसरण करना ही करना है, अन्यथा वो अवैधानिक कहलाएगा। ठीक है, तो जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो नॉर्म्स हमारे ऊपर एप्लीकेबल हैं, लेकिन हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है, हमारे ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। मानक है वो कुछ मामलों में बाध्यकारी हो सकते हैं, जैसे फायर सेफ्टी के यदि स्टैंडर्ड्स हैं तो हम उनके साथ वायलेशन नहीं कर सकते। यदि हमने कहा है कि बिल्डिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको इंक्लूसिव बिल्डिंग बनाना है तो इसको हम बाईपास नहीं कर सकते। लेकिन जो बायलॉज हैं, जहाँ पे हम ग्राउंड कवरेज की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम FAR की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम बिल्डिंग हाइट की बात कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर पूर्णतः बाध्यकारी है, लीगली हमारे ऊपर बाइंडिंग है। अब उदाहरण देने के लिए, जैसे नॉर्म्स में हमने कहा कि हमने कोई चीज़ पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से डिसाइड कर ली या दूरी के हिसाब से डिसाइड कर ली कि जैसे एक प्राइमरी स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर होना चाहिए, लेकिन 3 किलोमीटर से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसी प्रकार से जो मानकों की बात हम करते हैं तो जो NBC के स्टैंडर्ड्स हैं या IS कोड में जो प्रावधान दिए गए हैं वो हमारे लिए बाध्यकारी, हमको उनका पालन करना ही करना है। लेकिन जो बायलॉज हैं इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि बायलॉज को पूरी तरीके से पालन करना ही करना है तथा अलग अलग नियम जो हैं अलग अलग एजेंसीज द्वारा बनाए जा सकते हैं। जब क्षेत्र की अपन बात करते हैं, एरियाज की बात करते हैं, तो जो नॉर्म्स हैं वो सामान्यतः पॉलिसी लेवल पर डिसाइड किए जाते हैं। जब स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तथा क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिसाइड किए जाते हैं, जबकि जो हमारे बायलॉज हैं या नियम हैं वो स्थानीय विकास नियंत्रण हेतु स्थानीय निकायों द्वारा किए जाते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा किए जाते हैं या डेवलपमेंट अथॉरिटीज द्वारा किए जाते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद नॉर्म्स को परिभाषित किया हमने, फिर स्टैंडर्ड्स को परिभाषित किया, फिर बिल्डिंग बायलॉज को परिभाषित किया। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इन तीनों का उपयोग हम भवन निर्माण या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किस प्रकार कर सकते हैं। नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स तथा बिल्डिंग बायलॉज का कैसे उपयोग करें, इसके समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के किसी शहर में हमको एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करनी है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें नॉर्म्स, स्टैंडर्ड और बायलॉज को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम ये स्थापित करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, हमें ये देखना होगा कि हमने जो स्थल चुना है या जहाँ पर हम ये बनाना चाहते हैं वो अर्बन एरिया में आता है या रूरल एरिया में आता है। दूसरा, हमको ये देखना होगा कि जिस शहर के लिए हम ये बनाने जा रहे हैं तो शहर की जनसंख्या कितनी है या उस शहर का साइज क्या है। तीसरा, इस शहर का नेचर कैसा है, यानी क्या ये हिली एरिया में है, कोस्टल एरिया में है या प्लेन्स के ऊपर है, क्योंकि इसके हिसाब से नॉर्म्स अलग अलग जगह पे अलग अलग बदलते जाएंगे। साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ का लैंड यूज क्या है, वहाँ का भूमि का उपयोग कहाँ है। अब इस हेतु हमको 2 नॉर्म्स जो है डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के लिए हमको URDPFI गाइडलाइंस देखनी पड़ेगी, क्योंकि URDPFI गाइडलाइंस में ये नॉर्म्स दिए हुए हैं कि किस साइज की पॉपुलेशन पे कितने कॉलेज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यदि वो तटीय क्षेत्र पे है या वो प्लेन्स में है। दूसरे नॉर्म्स जो हम फॉलो करेंगे वो हमको AICTE के नॉर्म्स देखने पड़ेंगे, AICTE के स्टैंडर्ड्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि AICTE ने अपने निर्धारण कर रखे हैं कि AICTE के नॉर्म्स के हिसाब से मिनिमम प्लॉट साइज कितना बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और बिल्डिंग बायलॉज भवन निर्माण और शहरी विकास में अलग अलग स्तर पर मार्गदर्शन, तकनीकी मानक और कानूनी नियम प्रदान करते हैं जो सुरक्षित, समावेशी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करते हैं। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। अब और आगे चलते हैं हम। एक बार हमने मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जगह को डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे हमको अपनी साइट लेनी है, ठीक है। एक बार लैंड आइडेंटिफाई करने के बाद में हमको ये समझना पड़ेगा
कि उस पर्टिकुलर शहर के डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से उसका लैंड यूज क्या है, या जोनल प्लान के हिसाब से उसमें उसको किस कैटेगरी में रखा है, या यदि उसके आगे भी कोई लोकल एरिया प्लान बना है या लेआउट प्लान बना है तो उसके लिए किस तरीके के बायलॉज निर्धारित किए गए हैं, क्या डेंसिटी है उस पर्टिकुलर एरिया की। साथ ही साथ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एक्सेसिबिलिटी के लिए हमें विड्थ ऑफ एग्जिस्टिंग रोड कितनी है और विड्थ ऑफ प्रपोज रोड हमको कितनी करनी पड़ेगी, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री एग्जिट कितनी होगी तथा कहाँ से होगी, क्या हमको किसी सर्विस रोड का प्रावधान करना पड़ेगा, क्या हमारे पास में सर्कुलेशन अथवा पार्किंग की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, साथ ही साथ में इस जो स्थल हमने निर्धारित किया, जो साइट हमने सिलेक्ट की है, इसके आसपास जो दूसरी बिल्डिंग्स बनी है उसमें क्या उपयोग चल रहा है, उनकी इससे दूरी कितनी है, उनकी हाइट कितनी है, प्रॉपर्टी लाइन कहाँ तक है, बिल्डिंग लाइन कहाँ तक है। साथ ही साथ में हमको समझना पड़ेगा कि फायर सेफ्टी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फायर सेफ्टी के प्रिवेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि ऐसी कोई घटना वहाँ पर हो जाती है तो फायर फाइटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी के लिए अर्थात दिव्यांग लोगों को इस बिल्डिंग में एंट्री देने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करना होंगी। पुनः इन सारी चीज़ों के लिए हमको URDPFI गाइडलाइंस, AICTE अप्रूवल प्रोसेस, नेशनल बिल्डिंग कोड और विभिन्न प्रकार के IS कोड्स को रिफर करना पड़ेगा। फिर जब हम बायलॉज के लेवल पे आते हैं, शहर के लेवल पर आते हैं, बिल्डिंग के लेवल पर आते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्लॉट के ऊपर FAR कितना है, उसकी बिल्डिंग हाइट कितनी होगी, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो FAR में काउंट नहीं होगी, जैसे पार्किंग FAR में काउंट होगी क्या, सिक्योरिटी गार्ड का कमरा FAR में काउंट होगा क्या, पावर हाउस यदि हमने बनाया तो वो होगा क्या, इस प्रकार से पार्किंग का रिक्वायरमेंट कितना होगा। फिर उस साइट के ऊपर सीवरेज ट्रीटमेंट का क्या प्रयोजन है, किस प्रकार का आयोजन किया हुआ, वाटर सप्लाई कहाँ से होगा, बिजली कहाँ से आएगी, स्टॉर्म वाटर कहाँ पे जाएगा, उस पर जो गार्बेज कलेक्ट होगा उसका डिस्पोजल कैसे होगा। यदि हम दूसरे तरीके के कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर लेके आते हैं, जैसे ग्रीन बिल्डिंग है तो ग्रीन बिल्डिंग के कौन से नॉर्म्स हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग के कौन से नॉर्म्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे या कौन से नियम लागू होंगे, यदि हम पावर का सोर्स कोई दूसरा यूज़ करते हैं तो कौन सी चीज़ें लागू होंगी, यदि हमें प्लांटेशन करना है या हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटी है या स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सेफ्टी देखनी है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की, तो इन सारी चीज़ों के लिए नगरीय निकाय द्वारा जो नियम जारी किए हैं, बिल्डिंग बायलॉज जारी किए हैं, उनमें क्या क्या प्रावधान है और हम उनका किस प्रकार से पालन कर रहे हैं। अब बिल्डिंग स्तर पर लगने वाले जो नियम हैं उसके साथ साथ ये जान लेना भी हमको जरूरी है कि उस जो पर्टिकुलर लैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं इसकी ओनरशिप किसके पास में है, क्या वो किसी ट्रस्ट की जमीन है, क्या वो सरकारी जमीन है, क्या वो किसी प्राइवेट एजेंसी की जमीन है, जहां पर वो जमीन है क्या वो क्लियर टाइटल रखते हैं, क्या उनके पास में जो लैंड यूज है उसका क्लियरेंस है, या जो लैंड यूज हम वहाँ पे प्रपोज करने जा रहे हैं, जो फंक्शन बिल्डिंग का प्रपोज करने जा रहे हैं वो उस लैंड यूज के साथ में कॉम्पिटेबल है या नहीं है। दूसरी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को इंश्योर कर लेने के बाद में हमें बिल्डिंग प्लान्स तैयार करने होंगे जो किसी न किसी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा बनाए हुए होने चाहिए, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर्ड है या जो भी अप्रूव्ड लिस्ट है उस पर्टिकुलर स्टेट की या उस पर्टिकुलर नगरीय निकाय की, और उनकी अप्रूव्ड लिस्ट में वो शामिल है या नहीं है। तीसरा, एरिया के नॉर्म्स क्या हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे पहले अर्बन एरिया के हिसाब से अलग रूल्स होंगे, रूरल के हिसाब से अलग रूल्स होंगे, इनटेक कैपेसिटी कितनी है उस इंस्टीट्यूशन की, उसके हिसाब से वो नॉर्म्स सेटिस्फाई करता है कि नहीं। फिर उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर, चूंकि हम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करने जा रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शनल एरिया कितना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कितना होगा, एमिनिटीज कितनी होगी, रेजिडेंशियल स्पेसेस कितने होंगे, इन सब का प्रोपोर्शन जो है डेफिनेटली जो AHP है, अप्रूवल हैंडबुक है AICTE के, उसमें दिया हुआ है, तो हम उन मानकों का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। इसी प्रकार से जब हम डिजाइन करने जाएंगे या बिल्डिंग का प्लान बनाने जाएंगे तो क्लासरूम का साइज क्या होना चाहिए, ट्यूटोरियल का साइज क्या होना चाहिए, लेबोरेटरीज का साइज क्या होना चाहिए, जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है उसका मिनिमम एरिया मैक्सिमम एरिया कितना होना चाहिए, उसके अलावा हमें किस तरीके की और चीज़ें साथ में प्रोवाइड करनी है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल हो गया, स्टाफ के लिए क्वार्टर्स हो गए, कैफेटेरिया है कि नहीं, मेडिकल रूम है कि नहीं, रिक्रिएशन की क्या फैसिलिटीज़ है। फिर साथ ही साथ उसका जो फंक्शन है उसको पूर्ण करने के लिए उनके पास में स्मार्ट क्लासरूम्स हैं कि नहीं, मूक की फैसिलिटीज़ है कि नहीं, या अलग अलग तरीके के। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको मिलेंगी AICTE नॉर्म्स के हिसाब से। फिर पुनः हमको बीच में आना पड़ेगा NBC की तरफ। जैसे जब हम मूवमेंट और एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं
तो एनबीसी के अंदर सारे डिजाइन्स दिए हुए हैं कि मिनिमम स्टेयरकेस की विड्थ कितनी होनी चाहिए, वर्टिकल सर्कुलेशन यदि लिफ्ट से है तो किस प्रकार का होना चाहिए, एस्केलेटर से है तो किस प्रकार का होना चाहिए, सीढ़ियों द्वारा है तो किस प्रकार का होना चाहिए। हर कमरे को, हर हैबिटेबल रूम को नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए हमारे पास में नॉर्म्स हैं, एनबीसी के नॉर्म्स हैं। और सेफ्टी और जितनी भी तरीके के कंप्लायंसेस हैं वो सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो डिज़ास्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो फायर को रिलेटेड हो, या किसी और प्रकार की डिज़ास्टर जो कि हम सोच सकते हैं, के आधार पर सारे के सारी चीज़ों को हमको इंश्योर करना होगा, जो अलग अलग नॉर्म्स से हमको देखने को मिलेंगे। किसी भी बिल्डिंग के जो बायलॉज हैं उनका अप्रूवल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अप्रूवल से ही हमको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में सारी की सारी चीज़ों का अनुपालन किया गया है। जब तक हमारे पास में अप्रूवल नहीं है तब तक हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डॉक्यूमेंटेशन। आजकल सारे के सारे जो डिजिटली साइड अपलोडेड AICTE प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं इसलिए हमको वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके इंश्योर करना होगा कि हमने जितनी सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं उस सारों का हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है या नहीं। दूसरा है कंप्लायंस। तो कंप्लायंस में हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उन्होंने जितनी सारी हमारे पास चेकलिस्ट दी थी पर्टिकुलरली बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, वो हमने पूरी की है कि नहीं। उसके अलावा जो मैंडेटरी फैसिलिटीज़ हैं, ये फैसिलिटीज़ हो सकता है कि सारी की सारी भवन से संबंधित नहीं हो, पर इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए जो बिल्डिंग रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी करी है या नहीं करी है। हो सकता है कुछ स्पेशल गाइडलाइंस हो अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से या अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से। तो जब हम अपने अप्रूवल लेने जा रहे हैं, जब अप्रूवल प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके पहले हम इन सब का हमें भान होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं इस बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि आजकल हर बिल्डिंग हम इस प्रकार से डिज़ाइन कर रहे हैं, हर इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं कि इट शुड गो टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इट शुड बी एन एजेंडा टू अचीव द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो हमें पर्यावरण का और सस्टेनेबिलिटी के सारे एस्पेक्ट्स का हमने इस बिल्डिंग के दौरान ध्यान रखा है कि नहीं। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि किसी भवन या संस्थान के निर्माण में नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और बिल्डिंग बायलॉज का पालन जरूरी है ताकि वह सुरक्षित, समावेशी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अनुरूप हो। चलिए अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। इसका जो आखिरी मॉड्यूल है वो है कि भवन अनुज्ञा के क्या क्या प्रावधान है और हमें क्या क्या चीज़ें एक बार चेक कर लेनी चाहिए ताकि हमें यह इंश्योर कर पाएँ कि हमने जो मानकों की स्टडी की है, जिन नॉर्म्स की स्टडी की है, जिन बिल्डिंग बायलॉज की स्टडी की है, उनको हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं। तो एक बार फिर से स्पेस के नॉर्म्स हमें चेक करने होंगे, हमारे पास ओनरशिप या लीगल ओनरशिप है या नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए हैं या नहीं किए, वेदर आवर बिल्डिंग इज़ एक्सेसिबल, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है। टेक्नोलॉजिकली जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो सेस्मिक लोड से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी MEP से रिलेटेड हो, हमारी सर्विसेज से रिलेटेड हो, हमारी वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, मैकेनिकल सर्विसेज, एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड हो, सेफ्टी के सारे नॉर्म्स हमने अप्लाई किए हैं कि नहीं, और ग्रीन स्टैंडर्ड्स का हमने पालन किए है या नहीं। ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है। अब उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा था कि हम कहाँ कहाँ किस किस चीज़ के लिए रिफ़र करते हैं, तो मैंने URDPFI का जिक्र किया था। तो URDPFI इस अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा जारी की गई थी। चूँकि हम बात कर रहे थे AICTE की, तो ये AICTE की अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक है, जहाँ से हमने जो उदाहरण लिया इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसके लिए ये लागू होगा। और चूँकि मान लीजिए मैंने कहा था कि हम किसी एक शहर का उदाहरण ले रहे हैं, तो उस शहर के अंदर, उस प्रदेश के अंदर जो भी भूमि विकास रूल्स हैं उनका हमको अध्ययन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोकल लेवल पे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, बिल्डिंग बायलॉज हैं, उनके लिए मैंने कहा था कि इसके डेवलपमेंट प्लान का अध्ययन हमको करना पड़ेगा। और यदि हमें ग्रीन बिल्डिंग बनानी है तो ये एक उदाहरण है कि हम ग्राह के स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। ये सिर्फ मैंने उदाहरण के लिए कहा है, इससे कई ज़्यादा स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा सकते हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं सर्विसेज की।
तो ये अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं जो अलग अलग सर्विसेज के ऊपर लागू होंगे। जैसे हम मैकेनिकल सर्विसेज की बात करते हैं, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, तो नेशनल बिल्डिंग कोड्स हैं, एशिया की गाइडलाइंस हैं, IS कोड्स हैं। इसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रिकल सर्विसेज की बात करते हैं, जहाँ का एप्लीकेशन होगा कि हमें अर्थिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, लाइटिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, वायरिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, तो अलग अलग तरीके के NBC कोड और NFPA दिए हुए हैं। प्लम्बिंग के लिए इसी प्रकार से प्लम्बिंग के कोड्स दिए हुए हैं। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हमारे पास ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तथा ECBC के अलग अलग नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं। फायर सेफ्टी के लिए अगेन वी विल कम टू NBC एंड NFPA कोड्स। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए, चूंकि हमने एग्जाम्पल लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज का, इसलिए यहाँ पर मैंने AICT लिखा है। अदरवाइज हम जिस प्रकार की बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, यदि मेडिकल एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो उनके नॉर्म्स होंगे, CBSE के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनके नॉर्म्स होंगे, पुलिस हाउसिंग है तो उनके नॉर्म्स होंगे। और इस प्रकार से हम सारे नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स की एक चेकलिस्ट हमने बनाई है। अंत में हम इसको इस प्रकार से कंक्लूड करेंगे, हमें ये एंश्योर करना है कि हमने जो बिल्डिंग बायलॉज अप्लाई किए हैं, जो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए हैं, वो हमारे प्रॉपर लैंड यूज़ और जोनिंग के हिसाब से हैं। हमने साइट का जो न्यूनतम क्षेत्रफल था उसका पालन किया है। हमने सेटबैक्स जैसा छोड़ने थे वैसे ही छोड़े हैं। हमने डेंसिटी कंट्रोल करने के लिए जो FAR और FSI निर्धारित किया गया था उसके अंदर ही हमारा बिल्टअप एरिया रखा है। और बिल्डिंग हाइट किस प्रकार से होनी चाहिए, उसका एडजॉइनिंग रोड विड्थ से क्या रिलेशनशिप है, उसका हमने अनुपालन किया है। पार्किंग आवश्यकता अनुसार कितनी कवर्ड पार्किंग होना चाहिए, कितनी सरफेस पार्किंग होना चाहिए, उनका हमने ध्यान रखा है। सेस्मिक जोन के हिसाब से हमारी बिल्डिंग डिज़ाइन की हुई है। फायर सेफ्टी के लिए हमने प्रॉपर फायर एस्केप स्टेयर्स दिए हुए हैं, इवैक्यूएशन प्लान बनाया हुआ है, जगह जगह पे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए हमने अपने डिज़ाइन में इंश्योर किया है कि हमने प्रॉपर ओपनिंग्स छोड़ी हैं। हमने अपनी बिल्डिंग्स को बैरियर फ्री बिल्डिंग बनाया है। साथ ही साथ में हमने अपनी बिल्डिंग के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का या स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट का पालन किया हुआ है, उसके लिए कोई प्रोविजंस छोड़े हुए हैं। इसमें इंजीनियर्स की या हमारी क्या भूमिका होगी, शुरू से लेके अंत तक सारे डिज़ाइंस चेक करना, भवन अनुज्ञा जारी होने हेतु जो जो सारी चीज़ें आवश्यक हैं वो सारी की सारी चीज़ों की पूर्ति करना, साइट निरीक्षण कर ये इंश्योर करना कि जो बिल्डिंग हमने डिज़ाइन की है वो उसके ऊपर बन सकती है। और अल्टीमेटली हमारा जो उद्देश्य है, टू एंश्योर सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एंड ऑल्सो टू सपोर्ट द अर्बन प्लानिंग गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो नॉर्म्स, स्टैंडर्ड और बिल्डिंग बायलॉज में जो भूमिका है हमारी इंजीनियर्स की, चाहे आर्किटेक्ट्स की या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये है कि हम एक सुरक्षित, एक रहने लायक, एक अच्छे वातावरण से परिपूर्ण, जो अपने फंक्शन को अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सके, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग या एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। धन्यवाद। इस पाठ्यक्रम में हमने जाना कि भवन उपनियम, बिल्डिंग बायलॉज, सुरक्षित व व्यवस्थित निर्माण सुनिश्चित करने वाले कानूनी नियम हैं। मानक स्टैंडर्ड्स तकनीकी दिशा निर्देश हैं जो सुरक्षा, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाते हैं। मानदंड नॉर्म्स लचीले नीति आधारित दिशा निर्देश हैं जो सतत शहरी विकास को बढ़ावा देते हैं। इन तीनों का समन्वित उपयोग भवन निर्माण और शहरी नियोजन को सुरक्षित, व्यवस्थित और टिकाऊ बनाता है।